औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन, लॉ ग्रेजुएट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आज हम पार्ट 3 में चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका सब्जेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट है कि प्रेसिडेंट कौन होगा, वो इलेक्ट कैसे होगा, उसका ऑफिस क्या होगा, उसका टेनेवर क्या होगा, वो उसके पास इख्तियारात क्या होंगे, उसके ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट एक स्टेट का हेड होता है। गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, और प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड होगा, और वो यूनिटी ऑफ द स्टेट को जो है यूनिट्स जो है उसके यूनिटी को और रिपब्लिक की यूनिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी सूबे हैं हमारे पास उन सब की यूनिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, कौन बंदा जो है वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है उसकी मिनिमम एज जो है वो 45 इयर्स है कि 45 साल से वो कम नहीं होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि वो मुसलमान होगा, मुसलमान के अलावा कोई और अगर मज़हब का वो हो तो फिर वो इलेक्ट नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह है कि वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाइड होगा। नेशनल असम्बली के जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स वो फुलफ़िल करेगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स जो है एक प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस तरह होगा। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीक़ा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 2 जो है उसमें दिया गया है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो मेंबर्स ऑफ द बहुत हाउसेस पर मुश्तमिल होगा, जो सेनेट है और नेशनल असम्बली है, और इसी तरह प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो है वो भी उसके साथ वोट करेंगी। तो ये 3 हाउसेस जो है प्रोविंशियल असम्बलीज सारे सूबों के, और इसी तरह जो है सेनेट और नेशनल असम्बली, ये इसके सारे मेंबर्स जो है वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होगा, तो जब एक प्रेसिडेंट रिटायर हो जाए, वो अपने ऑफिस उसका टाइम ऑफ ऑफिस जो है वो एक्सपायर हो जाए, या उसे ऑफिस से निकाल दिया जाए, या वो उसकी डेथ काज हो जाए। तो जब उसका ऑफिस खाली हो जाए उससे 60 दिन के पहले और 30 दिन के बाद, ये जो 90 डेज़ का ये पीरियड है, इस पीरियड में अगले प्रेसिडेंट के लिए जो है वो इलेक्शन किया जाएगा। अब अगर नेशनल असम्बली उस दौरान जो है डिज़ाल्व हो गई है, इलेक्शंस चल रहे हैं, या किसी और वजह से वो डिज़ोल्व हो गई है और वो वोट नहीं कर सकती, तो फिर जब नेशनल असम्बली अपने फोरम में आ जाएगी, अब उसका कोरम बराबर हो जाएगा, जब नेशनल असम्बली के मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे, उसका इलेक्शन हो जाएगा, उसके फ़ौरन 30 दिन बाद जो है उसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। जब प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो जाए तो उसके इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किसी अदालत में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, या प्रेसिडेंट को की वैलिडिटी जो है, उसके इलेक्शन की वैलिडिटी जो है वो आप किसी अदालत में या किसी और अथॉरिटी के पास आप उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। इसके बाद है कि जब प्रेसिडेंट, अब सदर जो हमारा है जो वो इलेक्ट हो गया, वो ऑफिस उसने ज्वाइन करना, अब वो ऑफिस ज्वाइन करेगा, उसकी इलेक्शन हो गई, एक बंदा मुख्तस हो गया कि यह बंदा जो है ये सदर ममलिकत होगा, ये प्रेसिडेंट होगा। तो वो जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त का होगा, उसके सामने ओथ लेगा, कसम लेगा, और वो ओथ जो है वो हमारे पास 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में दिया गया है कि वो किस तरह जो है ओथ लेगा। अब प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो है कंडीशंस क्या है, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कंडीशंस ये है कि अगर एक बंदा एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, वो ऑफिस ज्वाइन करेगा, तो वो किसी पाकिस्तान में किसी और जगह पर वो जॉब नहीं कर सकता, वो जो है किसी और जगह पर वो रिम्यूनरेशन नहीं ले सकता, किसी और जगह से तनख्वाह नहीं ले सकता, कोई और कारोबार नहीं कर सकता,
वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जो है वो फंक्शंस देगा। दूसरी बात यह है कि एक बंदा अगर प्रेसिडेंट मुंतखब होगा तो वो नेशनल असम्बली का या सीनेट का मेंबर नहीं होगा। मतलब ये है कि एक बंदा नेशनल असम्बली या सीनेट के लिए वो इलेक्ट हो गया है तो वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता। अब अगर वो नेशनल असम्बली का एक बंदा अब अगर एक बंदा नेशनल असम्बली का मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया और उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया तो वो उसका जो सीट है नेशनल असम्बली में या सीनेट में वो वेकेट हो जाएगा, उससे वो मुस्तफ़ी हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट का जो है टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, वो कितने वक्त के लिए एक प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में रहेगा और अपना ऑफिस संभालेगा। तो एक प्रेसिडेंट 5 साल तक उसका टेनेवर है। 5 साल तक जो है एक प्रेसिडेंट जो है एक सदर जो है वो अपने ऑफिस में रह सकता है। अब जब ऑफिस वो जब रिटायर हो गया, अब जब प्रेसिडेंट रिटायर हो गया और उसका 5 इयर्स का टेनेवर कंप्लीट हो गया और उसके बाद अगला प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट नहीं हुआ तो तब तक ये प्रेसिडेंट जो है अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। एक प्रेसिडेंट जो है एक बंदा जो है वो 2 मरतबा कंसेक्यूटिवली 2 मरतबा मुतवातिर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और वो इलेक्ट हो सकता है। उससे ज़्यादा जो है वो तीसरी मरतबा इलेक्ट नहीं हो सकता। और प्रेसिडेंट जो है अगर एक सदर जो है एक प्रेसिडेंट जो है अपने टेनेवर कंप्लीट होने से पहले रिज़ाइन देना चाहता है तो फिर वो जो है स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली जो है उसे रिज़ाइन देगा, रिटर्न में ख़ुद लिख कर उसे हैंड रिटर्न रिज़ाइन देगा कि मैंने रिज़ाइन करना है। अब आते हैं कि सदर के इख्तियारात क्या होंगे, एक प्रेसिडेंट के इख्तियारात क्या होंगे। तो प्रेसिडेंट के पास सबसे पहला जो इख्तियार है वो ये है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है। एक बंदे को सज़ा हो गई है, वो सदर जो है उसे वो माफ़ कर सकता है या उसे रिप्रेफ कर सकता है, उसे कुछ वक्त के लिए मुअत्तल कर सकता है या कम्प्लीटली मुअत्तल कर सकता है, उसे रेस्पाइट कर सकता है तो कुछ देर के लिए, या उसे जो है रेमेट कर सकता है या जो है सस्पेंड कर सकता है तो वक्फे के लिए उस सज़ा को जो है मुअत्तल कर सकता है, या जो है कम्यूट कर सकता है, एक सज़ा को दूसरी सज़ा में तब्दील कर सकता है। ये इख्तियारात जो है ये प्रेसिडेंट के पास है और वो सज़ा चाहे अदालत ने दी हो, चाहे किसी ट्राइब्यूनल ने दी हो या किसी और जो है अथॉरिटी ने दी हो, तो प्रेसिडेंट के ये पास ये इख्तियार है कि वो उसे मुआफ़ कर सकता है। इसके बाद दूसरा जो इख्तियार है प्रेसिडेंट के पास वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है या जो हमारे पास कैबिनेट है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखेगा किस बारे में, पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी लॉज पास होते हैं, जो भी बिल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो भी प्रपोजल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब या इंटरनल पॉलिसीज़ जो हमारी है, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ जो है, वो सब इस सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म रखेगा कि हमने ये काम जो है किया। अब आते हैं आर्टिकल 47 के तरफ कि एक प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे किया जाता है या उसे इम्पीच कैसे किया जाता है। एक प्रेसिडेंट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा तो उसे आप रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए ये क्राइटेरिया है कि या तो वो फिज़िकली अनेबल होगा या जो है वो मेंटल कैपेसिटी उसकी इनकेपेसिटेट हुई होगी, या जो है उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल तोड़ा होगा, या जो है उसने कोई बड़ी गलती की होगी, ग्रॉस मिसकंडक्ट का वो मुर्तकब होगा। अब इन सारे एक्ट्स अगर उसने कुछ की है तो
1/2 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ हाउस जो है सेनेट का या नेशनल असम्बली का, आधे जो मेंबर्स है वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली या चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है उसे एक रिटन में जो है एक नोटिस देंगे कि हमने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है या उसे रिमूव करना है। तो अगर ये जब चेयरमैन के पास या स्पीकर के पास जब ये नोटिस पहुंच जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो 3 दिन के अंदर इस नोटिस को जो है वो प्रेसिडेंट तक भिजवाए, और इसी तरह अगर चेयरमैन के पास आया है तो वो स्पीकर तक भिजवाए और फिर वो प्रेसिडेंट तक इसे भिजवाए। इसके बाद स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली जो है वो दोनों हाउसेस को समन करेगा, नेशनल असम्बली और सीनेट दोनों को बुलवाएगा एक ही सेशन में, और वहाँ पर ये जो है प्रेजेंट होगा ये नोटिस। अब जब ये प्रेजेंट हो जाए तो जॉइंट सिटिंग जो है दोनों हाउस जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कॉल कर सकते हैं, और इसमें जो है इस पर वोट भी डायरेक्टली वोट भी कर सकते हैं। तो जब वोट किया गया प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 2/3 ऑफ द बोथ हाउसेस जो है वो वोट करेगी। मतलब इसका ये है अगर दोनों हाउसेस में 1500 मेंबर्स है तो उसमें 1000 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, तब ही जो है प्रेसिडेंट वो इम्पीच होगा या रिमूव होगा। अब इस सारे प्रोसेस में प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट हो सकता है और वो अपना स्टांस रख सकता है। ये तो था प्रेसिडेंट के मिसकंडक्ट के बारे में या प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। अब प्रेसिडेंट जो है वो काम कैसे करेगा, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के और कैबिनेट के एडवाइस पर अपना काम करेगा। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइसेस उसे देते हैं या कैबिनेट जो एडवाइसेस उसे देते हैं वो उस पर काम करे। इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट के पास जवाबदीदार आदमी है तो वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के एडवाइस के ख़िलाफ़ भी जो है वो काम कर सकता है। अब आते हैं कि अब प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंडम भी कॉल कर सकता है और प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। अब जब प्रेसिडेंट ने नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया तो वो एक केयरटेकर कैबिनेट बनाएगा कि वो जब तक नया जो कैबिनेट नहीं बना तब तक वो स्टेट का जो है केयर करे, और ये आर्टिकल 224 और 224A के अंडर काम करेंगे। अब जब प्रेसिडेंट ने नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया तो उसके 90 डेज़ के दरमियान जो है प्रेसिडेंट दूसरा इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करेगा और फिर जो है एक नई नेशनल असम्बली बनेगी। जब अब आते हैं कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता अपने, या वो कहीं बाहर गया हुआ है, या वो बीमार है, या कोई और मसला है और उसका ऑफिस वेकेट है, तो चेयरमैन ऑफ द सीनेट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। अब अगर चेयरमैन भी नहीं है तो फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली जो है वो एज अ प्रेसिडेंट उस टेनेवर के लिए काम करेगा। तो ये था प्रेसिडेंट के बारे में और उसके इख्तियारात और उसके इम्पीचमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।